चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन कल करना है हमने गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का, ठीक है। आज करेंगे गवर्नर प्रेसिडेंट का, देखते नहीं तो अगर आज टाइम मिलता है आज ही कंप्लीट करते हैं। लिखो द ऑफिस, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर is uncomparable, uncomparable. However, full stop, comparable के बाद full stop. However, one point compels us to compare. एक पॉइंट ऐसा है जो हमें कंपेल करने पे मजबूर करता है दोनों को। अदरवाइज तो सबको पता है प्रेसिडेंट इज मोर पावरफुल देन द गवर्नर, बट एक पॉइंट ऐसा है जो हमें कंपेल करता है कि दोनों को कंपेयर किया जाए, जिससे हमें लगता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावरफुल है। वो पॉइंट कौन सा है? आगे लिखो इन्वर्टेड, ये पूरा स्टेटमेंट जो थी ये इन्वर्टेड कॉमर्स में थी, इन्वर्टेड कॉमर्स। आगे लिखो एग्जामिन, एग्जामिन। अब इसका पहले लिखो आंसर हिंट, आंसर हिंट। इस आंसर को, क्वेश्चन को आपने मेंस में अगर आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करना है, आंसर हिंट कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द वन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। तो सबसे पहले हमने बुल्सआई को हिट करना है। जो वो वन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन पूछ रहा है, सबसे पहले हमने वही बताना है कि वो क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द वन पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, फुल स्टॉप। दिस पॉइंट इज आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 163। जो हमने अभी किया आर्टिकल 163, क्या था वो? आर्टिकल 74 एंड 163 क्या था? डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। आर्टिकल 74 एंड 163 अंडर विच the president has inferior power article 74 and 163 under which the president has inferior power, INFERIOR, in relation to his council of ministers and PM। क्योंकि आर्टिकल 74 की बात हो रही है, आर्टिकल 74 की बात करें तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। ही शैल एक्ट, शैल यानी कि वो रिफ्यूज नहीं कर सकता, शैल, ठीक है। PM, whereas article 163 gives discretion to the governor, therefore superior power to the governor, ठीक है। तो जैसे कि आर्टिकल 74 के तहत प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 163 के तहत गवर्नर हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर्स, ठीक है। हाउएवर, आगे लिखिए हाउएवर, बट हमें यह भी पता है कि अल्टीमेटली अगर हम एनालिसिस करेंगे तो प्रेसिडेंट ही ज़्यादा पावरफुल रहेगा, क्योंकि वो ऑल इंडिया का है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट का है। तो हमने फिर क्वेश्चन को बैलेंस, पहले तो हमने बता दिया कि गवर्नर किस सेंस में ज़्यादा पावरफुल बोला जा रहा है, दोनों आर्टिकल्स कोट कर दिए। उसके बाद हमने बैलेंस भी करना है कि प्रेसिडेंट के बराबर गवर्नर कभी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसकी अथॉरिटी पूरे इंडिया में, इंडिया की टेरिटरी तक चलती है, गवर्नर की एक स्टेट तक चलती है। तो इस तरह से हमने आंसर को बैलेंस करना है। हाउएवर, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस अंडर विच गवर्नर enjoys this power। Finally, prove the president to be
prove the president to be more powerful than the governor. तो ये है आंसर हिंट। अब हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। हालांकि इतना भी बड़ा है बट आप लिख ही लो, लिखवा रहा हूँ तो लिख लो ये, बिकॉज कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं, ये समझने वाली है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, आंसर है प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। He not only represents union but also state government. Full stop. Governor on the other hand represents a particular state, hence no comparison should be made in normal circumstances. Full stop. However, Article 163 compels certain experts to compare the two functionaries, FUNCTION. Article 163 compels certain experts to compare between these two functionaries. ओके, फंक्शनरीज का टर्म यूज करना है। नेक्स्ट पैरा, आर्टिकल 163 gives discretionary power to the governor. It also provides that what constitutes its discretionary power should be, उसके साथ कंटिन्यू, should be decided by him and it cannot be questioned into any court of law. This article gives superior status to the governor in relation to the chief minister. In relation to the chief minister and his council of ministers. Full stop. Next para. On the other hand, President's power is inferior in relation to the Prime Minister एक सेकेंड, ये लाइन काट दो, ऊपर वाले में ऐड करना है कुछ। ये प्रेसिडेंट वाला जो लिखा है ना, ये काट दो। ऊपर आपने लिखा
This article gives superior status to the governor in relation to the chief minister and his council of ministers। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद एक और लाइन लिखेंगे हम। The governor is expected as nominal head but he can and he does behave like a real head on the basis of this article। फुल स्टॉप। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो गवर्नर है वो ऐसे तो एक्सपेक्टेड होता है कि नॉमिनल हेड, बट इस आर्टिकल 163 के बेसिस पे वो रियल हेड की तरह काम कर सकता है और करता भी है। अब नेक्स्ट पैरा में हम देखेंगे प्रेसिडेंट का। ऑन द अदर हैंड, नेक्स्ट पैरा, ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंट्स पावर is inferior in relation to the Prime Minister। He cannot behave like a real head because under Article 74 the advice of the Prime Minister and the Council of Ministers, the advice of the Prime Minister and the Council of Ministers is binding on him। क्योंकि आप देखना कभी आर्टिकल 74 पढ़ना तो वहाँ लिखा हुआ है द एडवाइस द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो द वर्ड जो शैल है ये बाइंडिंग बना देता है उस एडवाइस को। ठीक है, जो वर्ड शैल है, ये शैल का जो वर्ड इंट्रोड्यूस किया था 42nd अमेंडमेंट ने, इंदिरा गांधी ने ये इंट्रोड्यूस किया था, जिससे कि प्रेसिडेंट एक टोटली नॉमिनल हेड बन गया था। ठीक है, तो फिर 44th अमेंडमेंट जो उसके 2 साल के बाद आई, उसने ये जरूर कहा था कि जो शैल तो ठीक है, ओके है, बट एक बारी रिकन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट वो बिल को जो है वो भेज सकता है, बट उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्गूमेंट इट इज समटाइम्स क्लेम्ड by constitutional experts that the governor is more powerful than the president। ठीक है, however, full stop लगाकर however this idea can be challenged on various grounds। However, this idea can be challenged on various grounds। ठीक है, फुल स्टॉप लगाइए। अब नीचे देखेंगे वो ग्राउंड्स कौन सी हैं जो कि प्रेसिडेंट को गवर्नर से ऊपर बनाते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन का एक मैजिक है, पहले हम गवर्नर को सुपीरियर बता रहे हैं, अब हम प्रेसिडेंट को सुपीरियर बताएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग। जिसको आर्ट ऑफ राइटिंग है मेंस में, वही इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएगा। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग उनको समझ में नहीं आएगा कि लिखना क्या है। ठीक है, वो उल्टा उल्टा लिख कर आएंगे। हाँ 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 बिल्कुल, यस। अब हमने बताना है कि सही है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स गवर्नर को सुपीरियर कहते हैं प्रेसिडेंट से इस आर्टिकल के बेसिस पे। सिंपल सी बात है, आर्टिकल 163 डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा है गवर्नर को, जबकि उसके तहत के गवर्नर बिल्कुल डिस्क्रिशन से काम कर सकता है। और उसकी डिस्क्रिशन क्या है ये वो खुद डिसाइड करेगा। वो हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकता। अगर चीफ मिनिस्टर चैलेंज कर दे हाई कोर्ट में कि ये तो इसकी डिस्क्रिशन है नहीं, ये तो मेरा काम है एडवाइस देना और इसको मानना पड़ेगा,
हाई कोर्ट में ही चैलेंज करेगा ना, तो हाई कोर्ट में भी वो चैलेंज नहीं हो सकता, वो उसका खुद का डिसीजन होगा, डिस्क्रिशन उसकी, वो खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 163 में खुद बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि स्टेट जो है वो सेंटर के कंट्रोल में रहे, तभी आर्टिकल 163 बनाया है कि गवर्नर जो है वो स्टेट को अच्छे से कंट्रोल करके रखे, इसीलिए बनाया है। नहीं तो कोई शौक नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन वालों को गवर्नर को इतनी पावर देने का। उन्होंने क्यों दी गवर्नर को इतनी पावर? क्योंकि सेंटर स्टेट्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। प्रेसिडेंट को क्यों नहीं दी? प्रेसिडेंट को दे देते तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा पावरफुल बन जाता। वो नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं स्टेट्स सेंटर के कंट्रोल में रहे, बट प्रेसिडेंट वो भी सेंटर के कंट्रोल में रहे। अल्टीमेटली सबसे ऊपर कौन रहे? सेंटर। सेंटर का मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अल्टीमेटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यही सबसे टॉप पे रहेंगे। उसके नीचे प्रेसिडेंट रहेगा, उसके नीचे गवर्नर रहेगा। ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं, जो हमने लिखा आर्टिकल 163 गवर्नर को प्रेसिडेंट से भी सुपीरियर बना देता है कुछ सर्कमस्टांसिस के अंदर। अब आप किसी आम दुकानदार से को जाके ये बोलोगे ना ये बात, तो वो नहीं मानेगा। वो कहेगा नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, आप गलत तो नहीं पढ़ रहे, कहीं कौन सी बुक पढ़ रहे हो, है ना। तो वो बोलेगा कि प्रेसिडेंट ही पावरफुल होता है, गवर्नर कैसे पावरफुल ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आप उसको जब ये समझाओगे तब भी उसकी समझ में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये आप ही को खुद समझना है, ठीक है। अब आपको ये यहाँ पता चलेगा नेक्स्ट के प्रेसिडेंट कैसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो लिखिए कहीं को शौक होता है ना, जो वो पढ़ते हैं ना तो शाम को वो जाके दुकानदार के साथ डिस्कस भी करते हैं, जब कुछ लेने जाते हैं ना दुकान पे। आपको पता है ये होता है, तो वो आपके सामने तो बोलेगा कि नहीं नहीं कैसे होगा, फिर आप उसको समझाओगे, वो समझ कहेगा हाँ हाँ, ड्रामा करेगा कि मैं समझ गया हूँ। लेकिन जब आप दुकान से सामान लेके घर जाओगे ना, तो वो आप दूसरे कस्टमर को बोलेगा पागल होएगा, ये पागल हुई थी कुड़ी। कभी हो सकता है कि प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल, गवर्नर ज़्यादा पावरफुल है, पता नहीं केड़ी पढ़ाई करा रहे हैं इन्हों को मत सियाने असी हाँ ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इसलिए दुकानदार के साथ डिस्कस नहीं करना, ये उसको समझ में नहीं आएगी आपकी बात, ठीक है। आप लिखो however this idea can be challenged on various grounds. Number 1, president is elected and governor is appointed. President is elected and governor is appointed. तो मैंने आपको पहले ही बोला इलेक्टेड बंदा ज़्यादा पावरफुल होता है अपॉइंटेड से। गवर्नर इज, उसके साथ गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय हिम। गवर्नर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और रिमूव भी वो करता है ना, रिमूव्ड बाय हिम, ठीक है। तो गवर्नर को अपॉइंट और रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करता है, तो गवर्नर का भी प्रेसिडेंट से पावरफुल हो नहीं सकता। नंबर 2, वैसे ये जो पहला पॉइंट लिखा इसको आप 2 पॉइंट्स भी बना सकते हो, ज़्यादा पॉइंट्स बनाने के लिए, जितने ज़्यादा पॉइंट्स हो उतने मार्क्स आते हैं। नंबर 2, यूनियन इज मोर पावरफुल देन स्टेट। उसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द यूनियन गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द यूनियन गवर्नमेंट टू कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 3, गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ द सेंटर। ये भी हमने पढ़ा, एजेंट ऑफ द सेंटर इन इंडियन सिनेरियो, full stop. The post of governor is used by central government to control state government, full stop. In this scenario,
टू कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट का एस कैपिटल रखना है हमेशा, गवर्नमेंट का जी कैपिटल। इन दिस सिनेरियो प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली बिकम्स more powerful than him. Next point, governor works under the guidelines and supervision of the president. He keeps for consideration of president any legislation of government. Full stop. In case of legislation affecting the power of High Court, it is compulsion for the governor या compulsory for the governor to do so. Next point, governor is given special responsibility for certain areas by president himself. He can impose president's rule even without the recommendation of the governor. Even without the recommendation of the governor. That rule is called president rule in states. Next point, president has more comprehensive judicial power than governor. Next point, president appoints important functionaries and chairman/members of commissions who work for state like chairman members of state election commission, finance commission, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एक्सेट्रा, यानी कि इन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। स्टेट के लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, ठीक है, गवर्नर नहीं कर रहा है। ये पॉइंट्स हो गए ख़त्म। अब कंक्लूजन लिखेंगे, लास्ट पैराग्राफ। सिंस एरिया ऑफ गवर्नर्स jurisdiction is limited,
comma, president has unlimited jurisdiction, hence comparison seems illogical. Comparison seems illogical. Full stop. As far as governor's discretionary power, as far as governor's discretionary power is concerned, it should be seen in historical context. फुल स्टॉप. अब ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी कि हमने गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर क्यों दी है. मैंने आपको पहले ही कह दिया कि सेंटर अपना कंट्रोल स्टेट्स के ऊपर रखना चाहता है, इसलिए गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दी है कि वो चीफ मिनिस्टर के इंडिपेंडेंट अपना काम कर सके. सारा काम चीफ मिनिस्टर के ऊपर की कंसेंट से करेगा तो फिर सेंटर की पावर कम हो जाएगी. ठीक है, इसलिए क्योंकि चीफ मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल होगा तो सेंटर कम पावरफुल होगा, सेंटर ज़्यादा पावरफुल होगा तो चीफ मिनिस्टर कम पावरफुल होगा. ठीक है, इसलिए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में हमने देखा देश का बंटवारा हुआ और हमारे रीजनलिज्म आया है. हमारे देश में रीजनलिज्म आ रहा है ना. रीजनलिज्म पता ना क्या होता है कि जब छोटी छोटी स्टेट्स जो हैं वो अपनी अथॉरिटी, अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट कर रही हों, सेंटर को दिखा रही हों कि हम भी कुछ हैं, उसको बोलते हैं रीजनलिज्म. तो रीजनलिज्म एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हमेशा एक थ्रेट की तरह काम करता है. हालांकि रीजनलिज्म एक अच्छी बात भी है, रीजनलिज्म होना, हमारा कंट्री वाइब्रेंट कंट्री है, अच्छी बात भी है, लेकिन एक तरह से कई बार थ्रेट भी हो जाता है सेंटर को. ठीक है, जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में रीजनलिज्म क्या कह रहा है, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमें आज़ादी दे दो. उतना रीजनलिज्म नहीं एक्सेप्टेड है सेंटर को. सेंटर को इतना ही रीजनलिज्म एक्सेप्टेड है कि ठीक है आप अपना कल्चर सेव रखो, अपना फेस्टिवल्स, डांसेस, लैंग्वेज को सेव रखो, बट अल्टीमेटली अथॉरिटी सेंटर की रहेगी. लेकिन जब रीजनलिज्म में ये बात आ जाए कि अथॉरिटी भी हम ही दे दो, आप थोड़ी बहुत अथॉरिटी रखो, सारी अथॉरिटी हमें दे दो, तो वो सेंटर हमारे इंडिया में नहीं मानती है. अमेरिका में मानती है, इंडिया में वैसा बैलेंस ऑफ पावर नहीं है. ठीक है, इंडिया में बैलेंस ऑफ पावर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, बट इन अमेरिका बैलेंस ऑफ पावर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द स्टेट्स. तो अमेरिका आज़ाद हुआ 300 साल पहले, हम अभी 70 साल पहले ही हुए हैं. जब हमारे 300 साल हो जाएंगे फिर हो सकता है कि हमारे यहाँ पे भी स्टेट्स को काफ़ी पावर्स मिल जाएं, क्योंकि तब तक स्टेट्स को सेंटर के अंडर रहने की आदत पड़ जाएगी, फिर वो अलग होना ही नहीं चाहेंगी. जैसे कि यूएसए की स्टेट्स अलग नहीं होना चाहती, उनको हैबिट पड़ गई है, 300 साढ़े 300 साल हो गए. हमारे यहाँ पे अभी आदत नहीं पड़ी अभी, क्योंकि आज़ादी से पहले भी सेंटर कहाँ इतना, मतलब स्टेट्स ही थी ना, प्रिंसली स्टेट्स थी ना, वहाँ पे अलग अलग राजा थे तो वो इंडिपेंडेंट थे सारे. प्रिंसली स्टेट्स तो हमेशा इंडिपेंडेंट रही है, वो सेंटर के अंदर रही ही नहीं है. आपने जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रिंसली स्टेट्स 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में, तो वो सेंटर के अंदर रही ही नहीं है. वहाँ पर तो अंग्रेज़ इनडायरेक्ट रूल कर रहे थे, वो सेंटर के अंदर रही नहीं है. सेंटर के अंदर रहा है बॉम्बे, बंगाल, ये मद्रास, पंजाब, बट प्रिंसली स्टेट्स नहीं रही हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात हो रही है. आगे चलते हैं. तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, कॉमा, पार्टीशन ऑफ द कंट्री, सॉरी, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बाद फुल स्टॉप है. पार्टीशन ऑफ द कंट्री, कॉमा, सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज. सेसेशनिस्ट के स्पेलिंग नोट करो, SECESSIONIST. मैं रिपीट करूँगा, SECESSIONIST. सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज होती हैं अलग होने की टेंडेंसी, सेंटर से, इंडिया से अलग होने की टेंडेंसी. इसको बोलते हैं, इसको फिसिपेरियस टेंडेंसीज भी बोलते हैं और सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज भी बोलते हैं, जो मर्जी वर्ड यूज़ कर सकते हो. इन
secessionist tendencies in provinces यानी कि states and emergence of separatist forces demanded a strong center having subordinate status of states, full stop. The governor's discretionary powers is product of these circumstances. अब तो खत्म. These circumstances, full stop. In effect, he is not the powerful functionary. In effect, he is not the powerful functionary of state, but he is an ambassador of the center under president in the state to maintain constitutional machinery. ठीक है, ये हो गया. कल हम एक और करेंगे क्वेश्चन चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का, और उसके बाद हम फिर आपका मे भी कल टेस्ट ले लें या एक दो दिन के बाद टेस्ट ले लें फंडामेंटल राइट का.